Okay, good morning everyone and sorry, good evening everyone. आज बेसिकली हम लोग ने कल बातें की वो सारी इंट्रोडक्टरी बातें थी। अभी जो है हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो सारी जो है प्रैक्टिकल फर्स्ट एकदम चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा कोर्स है उसके रिगार्डिंग। आपको आवाज आ रही होगी मेरी? 12,000 लगेगा। प्लीज कंफर्म। 12,000 और छोटा श्रृंगार कराएंगे तो 4-5 उस समय तो 8-10,000 नहीं, अरे रुकने लगा है। अब पैसा मंडी में नहीं लगा है, उसको जमा पड़ा चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट्स का मेन एक जरिया है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, कोई भी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए होता है। जैसे लाइफ में हमें कोई भी चीज आने वाले समय में फाइनेंशियली हासिल करनी है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करनी पड़ती है। ठीक है। हमने हमेशा ये चीज सुना है कि हमें जो है सेविंग करनी चाहिए, कोई भी चीज को आने वाले समय में जो हो रही है उसके लिए, होने वाली है जो उसके लिए फाइनेंशियली उसको मीट करने के लिए। लेकिन बेसिकली जो हम ये सुनते हैं कि सेविंग करनी चाहिए, तो नहीं, सेविंग से कुछ नहीं होता। सेविंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप सेव करते हैं तो वो बैंक में आप करते हैं या किसी ऐसी जगह पे सेव करते हैं जिसमें जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है। तो अब अगर ब्याज जो है जो आपको मिलेगा अगर उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो जितना आप सेव किए रहेंगे उससे ज्यादा उस समय जब वो समय आएगा जब आपको पैसे खर्च करने रहेंगे तो शायद आपको वो पैसे कम पड़ जाए। इसलिए जो सेव किए हुए पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा चाहिए। अब फाइनेंस लिखा है जैसे टू मीट फाइनेंशियल गोल्स, तो क्या होते हैं फाइनेंशियल गोल्स? फाइनेंशियल गोल्स जो है अमाउंट एंड टाइम लाइन attached to financial objective makes a specific financial goal to be achieved through investment। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आने वाले समय में जैसे 10 साल 20 साल 50 20 साल 30 साल के बाद अगर आपके संग कोई भी ऐसी चीज है जो आपको अचीव करनी है फाइनेंशियली, तो वो आपके फाइनेंशियल गोल्स बनते हैं। ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया है, फंडिंग द चाइल्ड एजुकेशन, जैसे कि आपके बच्चे की एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ मैरिज ऑफ वन सन और डॉटर, बाइंग अ व्हीकल और अ हाउस, फंडिंग द रिटायरमेंट स्टाइल। जैसे मान लीजिए कि आपको आज से 10 साल के बाद अपने बच्चे की शादी करनी है, तो उसके लिए जो पैसे को आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वही एक तरीके से जो पैसा आप बचाएंगे उसे फाइनेंशियल गोल्स कह सकते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल गोल्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक कार लेना है, तो कार का गोल जो है आपका 2 साल 3 साल 4 साल का हो सकता है। अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जुटाना जो है वो एक लॉन्ग टर्म गोल कहलाता है। ठीक है। फाइनेंशियल गोल्स में टाइम हॉरिजन और इन्फ्लेशन को भी ऐड किया जाता है। किस तरीके से, मैं आपको एक मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ। अज्यूम करते हैं कि आज जो है एक फाइनेंशियल गोल आपका है कि आप अपनी बच्चे की जो है एजुकेशन के लिए आप सोचते हैं कि 10 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है। तो क्या
आज से 10 साल के बाद भी 10 ही लाख रुपए लगेंगे? नहीं, कुछ महंगाई ऐसी बढ़ेगी जिससे जो है ये 10 लाख रुपए न लग करके उस समय 20 लाख या 22 लाख रुपए के आसपास लगेंगे। ठीक है, तो इस पे हमें ये चीज ध्यान देना जरूरी है कि कितना समय बाद ये है और उसके हिसाब से कितनी महंगाई चल रही है। अमूमन जो है पढ़ाई की यानी एजुकेशन की महंगाई 12% के आसपास होती है। ठीक है, और अगर 12% के आसपास महंगाई है और आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं जहाँ पे 7% मिलता है, तो आप हर साल नियर अबाउट 5% के आसपास का डेंट झेल रहे हैं। ओके, सेविंग्स और रिटायरमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको सेव नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सॉरी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग में आपको मनी की सेफ्टी मिलती है, बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पैसे को ऐसी जगह रखते हैं जहां पे आपको प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलती है, कुछ जो इंटरेस्ट है, जो आपको रिटर्न है, वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो जब हम लोग सेविंग या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं उस समय इवेल्युएट करने वाले कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाए तो किस हिसाब से वो आप जो इन्वेस्टमेंट किया जाए उसमें आप क्या क्या चीजें आप देखेंगे। ठीक है, नाउ जब आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज होती है सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि चीजें एकदम सेफ रहे। पैसा जब कम रिटर्न देता है तो वो भी जो है रिस्क पे है, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि अगर जो आपका फंड है आपने एफडी में डाला और 12% के एवरेज के हिसाब से महंगाई है एजुकेशन की, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं अनसेफ है। भले ही वो गिर नहीं रहा है लेकिन बढ़ने के हिसाब से वो बढ़ भी नहीं रहा है। सेकेंड चीज जो देखी जाती है वो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप जिसको कभी भी पैसे को निकाल सकें, फंसा ना रहे पैसा। तीसरा जो है वो रिटर्न है, यानी कि कितना आपको प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिलेगा। कन्वेनियंस, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना कन्वेनियंट है, आप कैसे कब बाई कर सकते हैं, कब उसको सेल कर सकते हैं। टिकट साइज, टिकट साइज का मतलब होता है कि कम से कम कितने का ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको कम से कम आपके पास 5 लाख 7 लाख 10 लाख होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या एक ऐसा व्यक्ति जो सैलरीड है वो लगातार अपनी सैलरी से बिना पैसा जुटाए प्रॉपर्टी खरीद सकता है? नहीं, यानी कि उसको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जगह चाहिए होगा जहां पे आप वो छोटा पैसा यानी कि 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए इस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सके। टैक्सेबिलिटी, जो आप इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पाए उसमें बहुत ज्यादा अगर टैक्सेबिलिटी रहेगी तो आपको ज्यादातर पैसा टैक्स में चला जाएगा। जैसे अज्यूम करते हैं कि आपने जो है एफडी में पैसा डाला 7% का इंटरेस्ट मिला, लेकिन टीडीएस और बाकी टैक्सेस काट करके आपको 6% मिलता है। तो ये टैक्स क्या है कि 10% टीडीएस कट गया और बाकी सारी चीजें कट गई तो आपका 1% और गया। तो अगर 7% के हिसाब से देखा जाए कि 1% उसमें का चला गया तो नियर अबाउट आपको 10 से 15% के आसपास का आपको लॉस हो गया, सिर्फ टैक्स में ही चला गया। तो अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें जैसे लिखा हुआ है रियल एस्टेट, देन कमोडिटीज, फिक्स इनकम, इक्विटी और हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है सब कुछ मिला जुला जिसमें। ठीक है, जिसमें रियल एस्टेट तो एकदम सिंपल है कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीद लें या लैंड खरीद लिया, कोई भी तरीके की आपने रियल एस्टेट में पैसा डाल दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए आता है कमोडिटी, जो कि चौथे ब्लॉक में है इस जगह पर, यहाँ पे। ठीक है, कमोडिटीज, कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड फंड, कमोडिटी ईटीएफ,
ये 3-4 चीजें होती हैं। गोल्ड सिल्वर के बारे में तो आप सबको पता है। गोल्ड फंड जो होते हैं वो एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और कमोडिटी ईटीएफ एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक्सचेंज में जिनकी ट्रेडिंग की जाती है। इन सब का रेट जो है रियल गोल्ड या रियल कमोडिटी, जिस कमोडिटी में भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस कमोडिटी के अनुसार ही बढ़ता है, भले ही चाहे जितनी भी डिमांड और सप्लाई हो जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको उसी हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे। देन फिक्स इनकम के बारे में बात करते हैं, जस्ट उसके ऊपर है फिक्स इनकम। फिक्स इनकम बहुत सिंपल चीज है, आपने पैसा डाला और आपको पहले से बता दिया गया कि आपको कितनी इनकम मिलेगी, कितना आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। सिंपल सी इंटरेस्ट आपको पहले से बता दिया जाता है। जिसमें फिक्स्ड इनकम में अगर आप बात करें तो डिपॉजिट विद अ बैंक, रिकरिंग डिपॉजिट विद अ बैंक। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है पहला डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक साथ पैसा जमा कर दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा किया, यानी मंथली कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं। एंडोनमेंट पॉलिसीज, एंडोनमेंट पॉलिसीज जो है वो एक तरीके की इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं जो बताती हैं कि भैया इतना डालोगे तो इतना मिलेगा। ठीक है। मनी बैक पॉलिसीज एक तरीके की एंडोनमेंट पॉलिसी होती है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में आप ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि सरकार के द्वारा खुलता है और बैंक्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनको इसका फायदा मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस, रिकरिंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये चारों चीजें जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई हुई स्कीम्स हैं। रिकरिंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी सेम चीज है, बस वो बैंक की जगह पोस्ट ऑफिस में होता है। कंपनी फिक्स डिपॉजिट बैंक की जगह और पोस्ट ऑफिस की जगह कंपनी में होता है। डिबेंचर और बॉन्ड्स ऐसी चीजें होती हैं जो कंपनी आपसे पैसा लेती है और बोलती है कि हम आपको कुछ इंटरेस्ट इसके ऊपर देंगे और ये पैसा हम यूज करेंगे अपने लिए। ठीक है। और लास्ट है डेट म्यूचुअल फंड्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। डेट म्यूचुअल फंड जो है, जब आप इन म्यूचुअल फंड्स को पैसा देते हैं तो वो म्यूचुअल फंड ये जितनी भी चीजें ऊपर लिखी हुई हैं फिक्स्ड इनकम में, उन सब में वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर में। ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से जो भी मिला जुला रिटर्न आता है वो आपको उसका एन एवरेज आपको मिलता है। ठीक है। देन उसके बाद आता है इक्विटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इक्विटी का मतलब होता है कि शेयर होल्डिंग। ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डिंग, किसी भी बिजनेस की शेयर होल्डिंग के बारे में इधर बात हो रही है। तो जब इक्विटी की बात होती है तो इक्विटी में बड़ी कंपनीज भी आती हैं जिनको ब्लू चिप्स कंपनी कहा जाता है, बीच की कंपनीज भी आती हैं जिनको मिड साइज कंपनी कहा जाता है, स्मॉल साइज कंपनी आती है सबसे छोटी कंपनी। ये तीनों कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं इंडिया के। एक फिर उसके बाद आती है अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है। आप में से ज्यादातर लोग ने इसका नाम पहली बार सुना होगा। अनलिस्टेड कंपनीज सबसे रिस्की कंपनीज होती हैं और इनका जो है स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट नहीं होता। ये प्राइवेटली जो है कई अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इसको खरीदा जाता है। देन उसके बाद आता है फॉरेन स्टॉक्स। फॉरेन स्टॉक्स यानी कि बाहर की कंपनी के शेयर्स। जैसे कि इंडिया की कंपनी के शेयर्स होते हैं वैसे बाहर की कंपनी के भी शेयर्स होते हैं जो इंडिया में नहीं लिस्टेड होते हैं, बाहर की कंपनी में लिस्टेड होते हैं। जैसे एप्पल का अगर आपको खरीदना है तो आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना होगा। ठीक है, तो चूंकि उसके लिए बहुत ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा तामझाम लगता है। ठीक है। उसके बाद जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, चूंकि मैंने जैसे अभी बताया म्यूचुअल फंड जो है वो ये जितनी भी कंपनीज, जिस टाइप की भी कंपनीज ऊपर है, इन सभी कंपनीज में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है जो एक्सचेंज में ट्रेड करता है। इंडेक्स फंड ऐसा फंड होता है जो एकदम डिट्टो, स्टॉक मार्केट अगर बढ़ी तो वो बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट अगर गिरी तो गिरेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने निफ्टी और सेंसेक्स का नाम सुना होगा। तो निफ्टी जितनी बढ़ेगी उतना इंडेक्स म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, निफ्टी जितनी गिरेगी सेम उतना इंडेक्स म्यूचुअल फंड गिरेगा। ठीक है। नीचे देखिए लिखा है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है।
अभी तक जितना भी बताया इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मैसेज करके और डायरेक्ट भी। ओके मैं फॉरवर्ड कर आगे बढ़ रहा हूँ, आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। फिजिकल एसेट, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज, फाइनेंशियल एसेट, ये सारे जो है हाइब्रिड में अभी आ रहा हूँ, अभी आया नहीं हूँ, हाइब्रिड जब आऊंगा तो मैं बता दूंगा। रियल एसेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है, अखिलेश फिर से आपका हैंड रेज हो गया, कुछ पूछना है क्या आपको? डेट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है मैं भी बताता हूँ आपको वापस आपके। तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जिसमें फाइनेंशियल एसेट होते हैं, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। आपको मैं बता दूं रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, हालांकि इंडिया में ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, ठीक है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसी चीजें होती है जिसमें एक ट्रस्ट बनाया जाता है, एक तरीके का एक संस्था बनाई जाती है, सबसे पैसा लिया जाता है और वो संस्था जो है कई जगह इन्वेस्टमेंट करती है, रियल एस्टेट में ही खाली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है वो सिर्फ रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, कॉलेजेस और बिल्डिंग्स और सड़कें, टॉल, ये सारी चीजें भी आती है। तो उसमें भी जो ट्रस्ट इन्वेस्ट करती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में अखिलेश ने पूछा है अभी कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अखिलेश अज्यूम करते हैं कि एक व्यक्ति है कोई जो आपसे पैसा लेकर के और आप जैसे कई लोगों से पैसा ले करके वो फिक्स डिपॉजिट में भी जमा करता है, मनी बैक पॉलिसी भी खरीदता है, और भी जितने भी डेट प्लान्स हैं यानी कि डेट फिक्स इनकम प्लान, तो सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और जो भी कम्युलेटिव रिटर्न मिलता है उसका एक जो आपने लगाया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न दे देता है, वही कहेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इसको अभी आगे मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लास्ट में है हाइब्रिड एसेट क्लास। हाइब्रिड एसेट क्लास जो है, आप ऊपर जितनी भी चीज देख रहे हैं इन सब का जो मिक्सिंग है, चाहे रियल एस्टेट को कमोडिटी से कर दीजिए, चाहे फिक्स्ड इनकम को कमोडिटी और इक्विटी से कर दीजिए, इन सब में जो भी एसेट क्लास को मिला करके बनता है उसे हाइब्रिड एसेट क्लास कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड का एक और एग्जांपल है जिसको कहा जाता है बैलेंस फंड। कल भी मेरे से किसी ने पूछा था बैलेंस फंड क्या होता है। बैलेंस फंड वो फंड होता है जिसमें इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का हाइब्रिड फंड ही होता है बैलेंस फंड, ठीक है। तो इसमें क्या आइडिया है कि जब मार्केट बढ़ती है तो फंड मैनेजर ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में लगा देता है, और जब मार्केट गिरती है तो फंड मैनेजर ज्यादातर पैसा लगा देता है फिक्स्ड एसेट में, ताकि फिक्स्ड एसेट में पैसा सिक्योर रहे, और इक्विटी में लगाता है ताकि इक्विटी मार्केट में जो है उसको अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है। अब इसके बाद अदर एसेट क्लासेस भी होते हैं जिसमें जो है रेयर कॉइन्स, आर्ट्स, ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजों में लोग अब पैसा लगाते हैं, जैसे रेयर वाइन्स खरीदते हैं, कई साल तक उसको रखे रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मूर्तियां खरीदते हैं, स्कल्पचर जिसको कहते हैं, आर्ट में ही वो आ जाती है, हालांकि पेंटिंग्स रहती हैं आर्ट में, और इस तरीके की और भी चीजें जो है वो खरीदते हैं। हालांकि आजकल नया एक एसेट क्लास आ गया है जिसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके मैं आगे बढ़ता हूँ तो
अब इन्वेस्टमेंट में कई तरीके के रिस्क होते हैं। देखिए जैसे इस तरीके यहाँ पे आपने कई एसेट क्लासेस देखे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फिक्स्ड इनकम में कोई रिस्क नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड इनकम में कोई रिस्क नहीं होता है। कई तरीके के अलग अलग टाइप के भी रिस्क होते हैं। पैसा नीचे जाने के अलावा भी बहुत सारे रिस्क होते हैं उसके साथ। जैसे पहला है इन्वेस्टमेंट रिस्क में इन्फ्लेशन रिस्क। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इन्फ्लेशन रिस्क क्या होता है। मैं फिर से इसको छोटा सा एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अज्यूम करते हैं कि आपको अपनी लड़के की पढ़ाई के लिए जो है 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, और अभी नहीं चाहिए, आज से 15 साल के बाद चाहिए, ठीक है। तो आज अज्यूम करते हैं कि आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, बात समझिएगा, आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन 15 साल आपने क्या किया, इस 10 लाख रुपए को जो है फिक्स डिपॉजिट में 7% की फिक्स डिपॉजिट में आपने डाल दिया, ठीक है, 7% की फिक्स डिपॉजिट में आपने डाल दिया इसको। अब 15 साल के बाद अज्यूम करते हैं कि आप वो पैसा निकालने के लिए गए, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पैसा बढ़ करके लेफ्ट एक्स अमाउंट हो गया है, यानी कि अज्यूम करते हैं कि 15 साल के बाद 10 लाख रुपए जो है बढ़ करके नियर अबाउट 30 लाख रुपए हो गए, ठीक है। और जब आप वहां पे फीस पूछने गए तो आपने देखा कि फीस जो है वो 45 लाख रुपीज है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि जिस तेजी से आपका फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख रुपया बढ़ा, उससे ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ गई एजुकेशन की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बढ़ा नहीं, लेकिन देखिए पैसे का काम क्या है, पैसे का काम है उससे लिया हुआ सामान खरीदना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए से आप जो सामान खरीदेंगे वो उसका गोल है पैसे का। पैसा अपने आप में पूरी चीज नहीं है, तो उससे किया हुआ गोल इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास 10 लाख रुपए थे 15 साल पहले, जिससे आप अपने लड़के की जो सन है उसकी एजुकेशन कर सकते थे, लेकिन अभी 15 साल के बाद आप गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि आपको इन्फ्लेशन ने धोखा दे दिया और महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई। तो ये होता है इन्फ्लेशन रिस्क, यानी कि महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको कम रिटर्न देता है, ठीक है। ये ज्यादातर किस चीज में होता है, आप बता सकते हैं आप में से कोई, किस एसेट क्लास में ये सबसे ज्यादा दिखेगा आपको? इन्फ्लेशन रिस्क किस एसेट क्लास में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा? बिल्कुल, डेट म्यूचुअल फंड या एफडी में, यानी कि फिक्स्ड इनकम प्लान्स में आपको सबसे ज्यादा ये रिस्क दिखाई देगा, ठीक है। बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं किया वो प्लीज बिना शर्म के मुझे प्राइवेटली बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया है या आया है, ठीक है, अगर आपको अभी भी चीजें नहीं समझ में आई है तो, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, सेकेंड रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब होता है कि जब आप चाहें तब आप कितने दिन में अपने पैसे को खाली करके अपने पास मंगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा पैसा फंसने का डर किसमें रहता है, कि मतलब कि पैसा जब आप चाहें तो उसमें तुरंत नहीं निकल सकता, सबसे ज्यादा कौन किसमें लिक्विडिटी रिस्क रहती है? गुड आयुष, बिल्कुल, रियल एस्टेट में। यानी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सबसे लेट में आपका पैसा लिक्विड में आता है। लिक्विड में आने का मतलब होता है कि हाथ में अपना पैसा आना, यानी कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें अपने हाथ में सबसे लेट में पैसा आता है, वो है रियल एस्टेट, ठीक है। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को आपको बेचने में थोड़ा समय लग जाता है। उस सबसे इजी जो होता है वो होता है
स्टॉक और डेट म्यूचुअल फंड्स कह सकते हैं। बाकी जितने म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे जो है लिक्विडिटी रिस्क में उसमें कम रहते हैं, क्योंकि आप अगर आज पैसा मांगते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रेडिट रिस्क। ये अलग सी चीज है जो आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी। क्रेडिट रिस्क जो है वो सिर्फ फिक्स्ड इनकम प्लान में आता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि पता चला आपने, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब फिक्स्ड इनकम प्लान की हम लोग बात किए हैं तो यहाँ पे एक कंपनी फिक्स डिपॉजिट भी है। ठीक है, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जिस कंपनी में आपने फिक्स डिपॉजिट डाला है या डिवेंचर और बॉन्ड लिया है वो कंपनी बंद हो जाए या उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो वो कंपनी जो है फिर रिस्क में आ जाएगा आपका पैसा, कि अगर कंपनी बंद हो गई, जैसे कि अभी कुछ समय पहले सहारा में हुआ। सहारा में जितने भी लोगों ने पैसा डाला था उन सबका पैसा फंस गया। ठीक है, क्यों फंस गया? क्योंकि सहारा में के ऊपर कुछ केसेस का इशू आ गया, सेबी की ओर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गए। तो इसको कहा जाता है क्रेडिट रिस्क। ठीक है, चौथा नंबर है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जो है वो स्टॉक मार्केट में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट नीचे आ गई, स्टॉक मार्केट नीचे आ गया तो इसका मतलब है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क लगभग सेम है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन रिस्क में जो है वो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है। इंटरेस्ट रिस्क में होता है कि भाई इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ा लेकिन इंटरेस्ट रेट गिर गया। ठीक है, यानी आपने जो है 6% पे एफडी किया था लेकिन अब जो है एफडी 4% का ही इंटरेस्ट आपको दे रही है। तो इसको कहा जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, रिस्क के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उसी की एग्जांपल यहाँ पे देखिए दी हुई है। हाउ मच मनी वुड यू नीड आफ्टर 5 years टू बाई द गुड you can buy with 10,000 today if inflation is assumed 8%। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 8% के हिसाब से है तो आने वाले समय में यानी 5 साल के बाद आप जो सामान 10,000 का खरीद रहे थे वो 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया है, A is equal to P ब्रैकेट 1 plus R अपॉन N। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा है कि अप्रोक्स आपको कितना लगेगा, यानी अप्रोक्स के हिसाब से मैं तो यहाँ नहीं कहूंगा, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो है ये आपका 14,693 रुपया हो जाएगा। यानी मान लीजिए अगर आप कोई चीज कोई सामान जो है आप 10,000 रुपए का आज खरीदने का सोच रहे हैं, 10,000 का। ठीक है, और आपने सोचा कि ऐसा है, चलो एक काम करते हैं कि 6% के हिसाब से 6 या 8% के हिसाब से ही लग लेते हैं। 8% के हिसाब से जो है इसको एफडी मिल रही है, वो डिपॉजिट में हो रहा है, तो 8% के हिसाब से इसकी फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो 5 साल के बाद इसको निकालेंगे और जितना फिक्स डिपॉजिट से मिलेगा उसके हिसाब से जो है, जो थोड़ा बहुत अगर बढ़ा भी रहेगा रेट तो हम उसको खरीद लेंगे। तो 50,000 फिक्स डिपॉजिट 8% का है तो आपको जो है वो 15,000 रुपए मिले। ठीक है, और यहाँ पे जो है 10,000 का सामान था उसका भी रेट जो है वो 15,000 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ?
आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ यहाँ पे? नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं, यहाँ पे आपको लॉस हो गया। लॉस हो गया, क्यों? हाँ लॉस हो गया। दो चीज है, दो कारण से लॉस हुआ आपको। जो सामान आप 5 साल पहले खरीदने वाले थे वो आप खरीदे नहीं, 5 साल से आप कंज्यूम नहीं कर पाए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो जो है 10 साल से सोच रहा है कि फ्रिज खरीदेंगे, ठीक है, तो वो खरीद ही नहीं पा रहा। अब वो घर पे भी जो है फ्रिज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और उसका एफडी में अगर पैसा भी रखा हुआ है तो वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसी हिसाब से फ्रिज का रेट बढ़ जा रहा है। हालांकि फ्रिज का जो है इलेक्ट्रॉनिक रेट है तो वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो उस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। पहला लॉस तो ये है। दूसरा लॉस ये है कि उसको जो है 10% का टीडीएस प्लस अलग अलग टैक्सेस देने पड़ जा रहे हैं, ठीक है। 10% का टीडीएस यानी कि 1500 रुपए इसमें से आप और माइनस कर दीजिए, यानी आपका जो प्रॉफिट होगा इसमें से 13,500 होगा। तो अब आप जो है डेंट में आ गए 1500 रुपए के आसपास, समझ रहे हैं। यानी कि फिक्स डिपॉजिट से आपको अगर इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाए तो फिक्स डिपॉजिट आपके किसी काम का नहीं है। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछो। सर ये फॉर्मूला सर किस टाइप से लगा था, समझ नहीं आ रही, कैलकुलेशन समझ नहीं आई सर मेरे को। ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं, सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, R/100 होता है तो वहाँ पे सीधा 0.08 कर दिया गया, 8% हो गया ना, 8/100 कर दिया गया है, और उसका स्क्वायर रूट कर दिया गया 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि आपको इस फॉर्मूले को याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप निकालना चाहें सिंपल कि आपको क्या किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आप एक काम करें, आप यहाँ पे काम करें कि गूगल पे डायरेक्ट जाएं। गूगल पे जाने के बाद जो है आप सिंपल लिखे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, देखिए नीचे आ गया, इस पर क्लिक करें, किसी पे भी जाएं, देखिए गवर्नमेंट का भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है, investor.gov, बहुत बढ़िया वेबसाइट एक सामने आई, ठीक है। ये किस जगह की है? ये शायद अमेरिका की है, ठीक है। SEC की है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे तो बड़ा ही क्या कहते हैं, विधिवत तरीके से दे दिया है, ठीक है। फिर भी इसको करके देखते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, 10,000, ठीक है, ये था। मंथली इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं, इसको हटा देते हैं। लेंथ ऑन द टाइम 5 इयर्स, ठीक है। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट 8, ठीक है। बाकी वेरिएंस और बाकी सारी चीजें नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 14,693.28, समझ में आया? यस। तो ये सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। देखिए आज का समय स्मार्ट वर्क का है, कोई भी बस आपको ये जानने की जरूरत है कि ये क्या होता है। बाकी कोई भी कंपनी जो है आपको ये नहीं बोलती कि बैठ करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ओके, रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। क्या चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए? टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट, डाइवर्सिफाई, ठीक है। ये समझना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी चीज कब कब अवॉइड करनी है, ठीक है। कभी कभी कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको जो है बेनिफिट लेना चाहिए कभी कभी, और चीजों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी, कहते हैं ना, एक लाइन है ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी एक जगह पर नहीं होना चाहिए, कई जगह पर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग आगे और अभी एक्सप्लेन करेंगे। बीच वाला पॉइंट समझ में आया सबको? टेक अ पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सम इवेंट। मैं इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड का समय आया था, ठीक है, जिसके कारण मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर गई। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया कि हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तब तक और भी ज्यादा गिर गई, ठीक है। तो एक लाइन थी बड़ी मजेदार, किसी ने भेजी थी मेरे को, कि निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या आदमी हो, एक दिन ऊपर जरूर जाता है,
ठीक है। तो यानी कि अगर मार्केट नीचे कभी भी गिरती है तो आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो ऊपर जाएगी जाएगी। डिपेंड खाली ये करता है कि आप कौन सा शेयर बाई करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो है आप किसी भी फंड में लगा सकते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल मार्केट को लेकर के चलता है, ठीक है। बिहेवियर बाइसेस इन इन्वेस्टमेंट, अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि किस हिसाब से चीजें अवेलेबल है। जैसे अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड इजीली अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट इजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि बात करते हैं रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, काफी ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सही चीज मिलेगी। और पता नहीं सही चीज मिलने के बाद जो है वो कब गलत हो जाए पता नहीं चलता है, ठीक है। कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस मजेदार चीज है ये। आप लोग, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से इसको बताने की कोशिश करता हूं। जब आप छोटे होंगे, मैथ्स के पेपर देते होंगे या अकाउंट्स का पेपर दे रहे होंगे, तो लास्ट में बैलेंस शीट, जब लास्ट में आंसर आता होगा तो जरूर अपने अगल बगल वालों से पूछते होंगे कि यार ये 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर नहीं आ रहा होता है तो लगता है कहीं मेरा तो गलत नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो है ना कंफर्म करने की आदत होती है अपने दोस्तों से, यारों से, कई लोगों से। तो इसको कहा जाता है कंफर्मेशन बायस, ठीक है। हम लोग इसी बायस के चक्कर में, इसी एक बिहेवियर के चक्कर में कई बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं आप स्टॉक मार्केट मत करिए, ओ माय गॉड, अच्छा आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स में मत करिए इन्वेस्ट, आप सेफ चलिए, बहुत सेफ चलिए। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है जिसके कारण जो है हम अपने जो इन्फ्लेशन रिस्क है उसमें जाकर के फंस जाते हैं, और हमारा इन्वेस्टमेंट उतना नहीं बढ़ पाता जितना हमको लास्ट में चाहिए होता है। फॉर्मेलिटी बायस, फॉर्मेलिटी बायस जो है वो इसी तरीके का है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज को नहीं जानते हैं तो आप उसको पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, इसको फॉर्मेलिटी बायस कहते हैं, ठीक है। हार्ड मेंटेलिटी, जैसा कि नाम है हार्ड मेंटेलिटी, ठीक है, कि जहाँ मेरा दोस्त, मेरा पूरा गैंग इन्वेस्ट करेगा वहां मैं इन्वेस्ट करूंगा, जहां ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो है हर्ड मेंटलिटी, यानी कि एक भेड़ चाल से अलग नहीं जा पाते हैं। आप खुद ध्यान दीजिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछले कुछ समय में किसी स्कीम में पैसा लगाए होंगे, ठीक है। तो जब आप पहली बार उस स्कीम में पैसा नहीं लगाते, जब आप 10 लोगों से सुनते हैं, 15 लोगों से सुनते हैं, तब जाकर के आप उस स्कीम में पैसा लगाते हैं, ठीक है। भले ही लॉस करें चाहे प्रॉफिट करें, लेकिन होता यही है कि आप जो है भेड़ की, मतलब क्या कहते हैं कि एक अपनी अलग से जाने पहचान बनाने से या रास्ते में जाने से डरते हैं। कई लोग साथ में रहते हैं तो जाने में आसानी रहती है, तो ये हर्ड मेंटलिटी होती है। देन उसके बाद जो है लॉस एवर्जन, लॉस एवर्जन बड़ा मजेदार चीज है कि हम जो है ना सबसे ज्यादा डरते हैं अपने पैसे को नीचे आने से, देखने से। यानी 100 रुपया अगर है और उसका रेट अगर 99 रुपये आ गया तो हमारा जो है 1 ही रुपया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगेगा ना कि यार मैं हार रहा हूं, मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है। और उसी के कारण जो है हम नई कोई भी रिस्क लेने से डरते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। देन उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। लॉस एवर्जन का जो है ये जस्ट उल्टा है, लॉस एवर्जन का जस्ट ये उल्टा है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि अगर मैं कर रहा हूं तो सही होगा। इसको कहा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। यानी कि अगर किसी स्कीम में आपने पैसा लगाया है, कोई म्यूचुअल फंड में लगाया है या किसी भी चीज में लगाया है, तो आप सोचते हैं कि अगर मैंने किया है तो सही होगा, रियल एस्टेट बाई किया तो मैंने किया तो सही होगा, ठीक है। इसको कहा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। देन रीजेंसी बायस, रीजेंसी बायस का मतलब होता है एक कंफ्यूजन में रहना कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। ये सारी कंफ्यूजन इसमें आती हैं। सब कुछ आपको पता चल गया, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का।
ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगता है अच्छा रुको अभी देखते हैं, कई बार आपके संग हुआ होगा ये बात, ये वाक्य, अच्छा रुको हम कहीं देखते हैं, रुको देखते हैं, अभी देखते हैं, देखते हैं आगे क्या करता है, और उसी में जो है ट्रेन छूट जाती है, इसको कहते हैं रीजेंसी बायस। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें हो तो प्लीज पूछ सकता है। इसका एक और मतलब होता है जो मैं आगे आपसे एक बार और शेयर करूंगा। ठीक है, रिस्क प्रोफाइलिंग, 3 तरीके की रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, द नीड टू टेक रिस्क, द एबिलिटी टू टेक रिस्क, द विलिंगनेस टू टेक रिस्क। कुछ लोगों को जरूरत है, रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो वहां पे आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन रिस्क में फंस करके कम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो कम हो जाएगा। और आपके जो अमाउंट का मेन मतलब होता है उससे खरीदे हुए सामान को खरीद, उससे आने वाले सामान को खरीदना। जैसे अज्यूम करते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए है, तो उससे जो आप सामान खरीदेंगे मेन मतलब उसका होता है। ठीक है, अगर आपके पास 25 लाख रुपए हो गए और अभी भी आप उस सामान को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है आपके पास पैसा कम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा जिससे आपको आने वाले समय में उस रेट के ऊपर आप जा सके जितना उसका रेट है कमोडिटी का जो भी आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू टेक रिस्क का मतलब हुआ कि भाई जो भी आप रिस्क लेंगे वो आप कितने अमाउंट पे लेंगे। हमेशा जो है आप पूरे अमाउंट पे भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, थोड़े अमाउंट पे लेना चाहिए। ठीक है, विलिंगनेस टू टेक रिस्क कि भाई आपका जो है माइंडसेट जो है आपका एक बिहेवियर जो आपका साइकोलॉजी जो है वो आपको रिस्क लेने पे कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि भाई रिस्क तो ले लेंगे लेकिन रात को ढंग से सो नहीं पाएंगे, और ये भी एक बड़ा रिस्क है। नाउ अब एसेट लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एसेट एलोकेशन का जैसे मतलब होता है कि आपको अपने पैसे को कहीं लगाना है। ठीक है, तो अभी कहाँ कहाँ लगाना है वो एसेट क्लास पता चल गया, लेकिन कैसे आप लगाएंगे उस पैसे को, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एसेट एलोकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मनी अक्रॉस वेरियस एसेट कैटेगरीज इन लाइन विथ अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, जैसे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हम लोग बात कर रहे थे कि अपने लड़के की एजुकेशन, तो वो एक ऑब्जेक्टिव हुआ। उस ऑब्जेक्टिव के तहत जो है आपको पैसे को लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट का मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। थैंक यू। ओके, उसके बाद जो है मतलब ये तो पता चल गया कि हमें एसेट को एलोकेट करना है। एसेट क्या है हमारा, एसेट जो है हमारे फंड को एसेट कहा जा सकता है। ठीक है, और उस पैसे को कन्वर्ट करके किसी दूसरे एसेट में जो एसेट रिटर्न दे, यानी कि इक्विटी में या करेंसी में या कमोडिटी में या डेट में हमें एलोकेट करना है यानी लगाना है। ठीक है, तो 3 तरीके के एसेट एलोकेशंस होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक, एक टैक्टिकल और एक डायनेमिक। स्ट्रेटेजिक एसेट लोकेशन क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मतलब होता है कि एक गोल सेट कर लिया गया और उसी गोल के प्रति बस आगे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, टैक्टिकल एसेट लोकेशन जो है ये मॉडरेटली जो है इसको चेंज किया जाता है बीच बीच में, कि गोल के प्रति इन्वेस्टमेंट तो किए जा रहे हैं लेकिन बीच बीच में देख करके उसको, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे दी, तो कुछ दिन के लिए जो है इसको उठा करके आप डेट में डाल दिए। ठीक है, जहां पे आपको जो है सिंपल रिटर्न मिल रहा है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ गई, फिर आपने उसको ऊपर कर दिया। ठीक है, ये टैक्टिकल एसेट लोकेशन है। उसके बाद डायनेमिक एसेट लोकेशन। डायनेमिक एसेट लोकेशन टैक्टिकल एसेट लोकेशन से भी ज्यादा
तरीके से इसको जब आप चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक में लगाना है तो कौन से स्टॉक में लगाना है, किस तरीके से लगाना है, डेट में लगाना है तो कौन कौन से डेट में इसको लगाना है, देन उसके बाद जो है कमोडिटी लेना है, करेंसी कॉइन लेना है, इस तरीके की जब लगातार इसको रिबैलेंसिंग करते रहते हैं इकोनॉमी को देख करके, मार्केट को देख करके, तो वो डायनेमिक एसेट एलोकेशन में आता है। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखें तो ये एक तरीके का आपके एसेट जो आप एलोकेट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उसके हिसाब से बार बार उसको चेंज करने का एक डिग्री है। स्ट्रेटेजिक में लगभग ना के बराबर चेंज किया जाता है, टेक्टिकल में थोड़ा बहुत, और डायनेमिक में अक्सर। ठीक है, ज्यादातर तो कॉमन फिर सर डायनेमिक ही होता होगा। नहीं, ज्यादातर कॉमन जो है वो टेक्टिकल रहता है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, स्ट्रेटेजिक सबसे बढ़िया होता है, लेकिन टेक्टिकल जो है हम लोग अक्सर चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है। ज्यादातर लोग गोल बेस्ड लगाते नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि गोल क्या है, बस उनको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है और पैसे को बढ़ाना है। तो जब बढ़ा तो हटा, उसको निकाल लिया, फिर नीचे गिरा तो लगा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बोले कि अरे बाप रे बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब क्या करें, फिर थोड़ा सा गिरेगा तो लगा देंगे। ऐसे करके जो है ये आवागमन करते रहते हैं पैसों में, समझे? इसलिए ज्यादातर जो है वो टेक्टिकल एसेट एलोकेशन ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो डायनेमिक और टेक्टिकल ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन जो फंड मैनेजर जो होता है उसको इसी चीज का पैसा पे किया जाता है कि वो जो है अपने हिसाब से उसको चेंज कर सके। ठीक है, अगर ज्यादा रिटर्न देना है तो उसको थोड़ा बहुत जो है चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आज का सेशन आपका लगभग ओवर हो गया है। अब कुछ क्विज टाइम है। Which one of these is not factor to evaluate investment? रीचेबिलिटी। प्लीज अपना आंसर प्राइवेटली मैसेज करिएगा। आप ABCD भी लिख सकते हो भाई, ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। पता चला जो है लिखने में ही चला गया। ओके, इट्स डी, रीचेबिलिटी। ठीक है, इज नॉट फैक्टर टू इवेलुएट इन्वेस्टमेंट, डी। ठीक है, अभी हम लोग ने समझा था कि सेफ्टी भी देखनी चाहिए, लिक्विडिटी भी देखनी चाहिए, रिटर्न भी देखना चाहिए। रीचेबिलिटी में क्या होता है कि भाई कभी कभी मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, अगर रीचेबिलिटी की जगह जो है लिक्विडिटी होती, अरे जो लिक्विडिटी पहले ही से है, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, जो कि है ऊपर। Which one of these is not an asset class? अब यहाँ पे आपको एक चीज जो है आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी, लेकिन जब आप इधर देखेंगे तो डी, रियल एस्टेट, बेसिकली एसेट क्लास में पूरी तरीके से नहीं आता है। ठीक है, डी कमोडिटीज आता है। क्यों सर डी नहीं आता? क्योंकि इसका जो म्यूचुअल फंड है या बाकी सारी चीजें हैं, इसको अभी तक हम लोग सही तरीके से अलग अलग जगह से इवेल्युएट नहीं कर सकते। जैसे मान लो तुम्हारे घर के बगल की प्रॉपर्टी है, उसका रेट यही होना चाहिए, ये नहीं बताया जा सकता। बात समझ रहे हो? सर रियल एस्टेट तो एक प्रकार का एसेट ही हुआ ना। अब इन चारों में जो सबसे कम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इसको चाहे तो एक बार सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन। सिंपल है, सी वाला, स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल एंड डायनेमिक। ठीक है,
select the one that is not type of investment risk. काफी आसान है। साइबर। नहीं अखिलेश, डेट म्यूचुअल फंड नहीं है भाई, इसमें कहाँ पहुंच गए तुम। Which one of following statement is perfectly defines loss aversion? मजेदार क्वेश्चन है, इसका जवाब देखे कौन दे पाता है। ए नहीं है, बी भी नहीं है। लॉस एवर्जन, मैंने आप लोग को बताया था कि लॉस एवर्जन क्या चीज होती है। आंसर इज सी, वंस टेंडेंसी टू प्रेफर अवॉइडिंग लॉसेस, कि भैया हमको डर लगता है लॉस लेने से। बताए थे ना 100 रुपए का सामान 99 हो गया तो मजा नहीं देता, डर लगता है, मजा नहीं आता। ठीक है, हमारे ऊपर आयु से गाना याद आ गया, जाने ये कौन सा नशा करता है। कहाँ पहुंच गए हो एफडी और एफडी पे। ओके, व्हाट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए इसमें आया नहीं है रियल रेट ऑफ रिटर्न, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है, जैसे कि अभी इसमें बताया नहीं लेकिन सिंपल सा चीज है, अगर आप इसमें चारों चीज को पढ़े तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ए सर। कौन सा? नहीं बी सर। डी होना चाहिए। हाँ? डी, हाँ डी, रिटर्न डी होना दैट द चाहिए ना। इन्वेस्टर गेट आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। हाँ ठीक है, क्लियर सबको कि फिर से बताऊं कि क्या होता है? क्लियर है सर। ठीक है, प्रणय सर एक बार ऑप्शंस जो है ना, जो ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं उनको भी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्यों ऑप्शन डी सही है, क्यों ऑप्शन सी गलत है, क्यों ऑप्शन बी गलत है, ऐसे करके। राइट सर। रिटर्न पहला है रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस के बाद जो है रिटर्न जो आता है उसको रियल रिटर्न कहते हैं। ऐसा नहीं है, आपके एक्सपेंसेस कभी भी आपके हिसाब से होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट आफ्टर टैक्सेस, टैक्सेस भी सबके हिसाब से चेंज होते रहते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, टैक्सेस का रिटर्न से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। आपका रिटर्न बिल्कुल टैक्सेस के बाद जाना जाता है, लेकिन जब आप मेन जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जिसको कहा जाता है वो इन्फ्लेशन को लेकर ही होता है। सी वाला भी सेम चीज लिखा हुआ है लगभग, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क, ऐसा भी नहीं है। डी वाला जो है कि यानी कि जो बोला जाता है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कि जैसा कि मैं बार बार आपको समझा रहा था कि जब आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो जाए तो उसे कहा जाता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। एकदम सिंपल सी चीज। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके कारण से करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। गुड, बिल्कुल ठीक है। एसेट एलोकेशन के कारण जो है परचेजिंग पावर बढ़ जरूर जाती है, लेकिन रिटर्न के कारण बढ़ती है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है कि कम है, वो इन्फ्लेशन के और डाइवर्सिफिकेशन में भी रिटर्न का मैटर करता है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है कि अगर इन्फ्लेशन जो है ज्यादा हो गया तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी, लेकिन हम लोग को समझ में आ गया आराम से। क्यों आ गया? क्योंकि हम लोग उसके कई एग्जांपल्स देखे थे।
व्हाट इज एसेट एलोकेशन? सी। बिल्कुल सी ही है। ठीक है, कि सारे पैसे को किस तरीके से, सही तरीके से जो है आप एलोकेट करते हैं इक्विटी में, डेट में और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में, इसी को एसेट एलोकेशन कहा जाता है। ठीक है, सर इसके साथ एक और चीज कह सकते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल वही चीज एसेट एलोकेशन उसी को कहा जाता है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, इन ऑर्डर टू असर्टेन रिस्क एपेटाइट द फॉलोइंग मस्ट बी इवेल्युएटेड। सबसे पहले जो है, ऑल द हाँ, रिस्क के एपेटाइट के लिए कौन कौन सी चीजें सही है। ठीक है, कि भैया हम रिस्क, जरूरत भी हो हमको रिस्क लेना, ठीक है, हम, मेरी हिम्मत भी हो रिस्क लेने की और हम चाहते भी हो रिस्क लेना। ठीक है, तो तीनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बड़ा मन है हमको रिस्क लेने का, लेकिन हमको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तो हम जबरदस्ती क्यों रिस्क लें? अच्छा एक बात बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति, कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसको रिस्क लेने की जरूरत ना हो? हाँ सर। आयुष का नाम मत लेना, आगे बोलो। नहीं कौन? सर, जिसको आगे बढ़ना ना हो। जिसको आगे बढ़ना ना हो, जैसे कौन? कोई भी हो सकता है सर, जिसकी पिछड़ी हुई सोच है, जो अपने पुराने ख्यालों में जिंदा है सर। उसको पुराने आगे ख्यालों में जिंदा है, लेकिन उसको नीड तो है ना रिस्क लेने की। ठीक है, लेना नहीं लेना नहीं चाहता चाहता अलग सर वो। बात है। नहीं, उसका कहने का मतलब जो मोह माया ना रखता हो इस ना चीज सर के एकदम ना। नहीं सर, वो नहीं, जिसको आगे ही नहीं बढ़ना, वो खुश है अपनी जगह पे, बस ठीक हूँ, जहाँ हूँ चल अंदर। रहा है, वही बस ठीक मोह है। माया। बस गवर्नमेंट सेक्टर वाले सर, खुश तो है, लेकिन उसको उन्हें क्या नीड चाहिए है रिस्क जिंदगी में। लेने की, बात समझ। खैर, तो इसमें बेसिकली जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं उनको जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। ठीक है, तुम जो कह रहे हो मोह माया नहीं, लेकिन उसको नीड है रिस्क लेने की। उसका कहने का मतलब, भाई अगर नीड ही, मतलब क्या, एक तरीके से देखा जाए कि नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं ना है। नीड तो है ना आपको, उसको नीड तो है। ठीक है, लेकिन जो रिटायर्ड हो चुके हैं पर्सन, उनको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनको अपने ज्यादातर पैसे को जो है वो सिंपल से फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए और उसी का खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही एक इकलौती चीज उनके पास बची हुई है। थोड़े पैसे का ले सकते हैं रिस्क, लेकिन सबका नहीं लेना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन क्या है? ठीक है, मैं सर डी। मैनर में उसको डाइवर्सिफाई करना। डी। बी। Investing across various asset classes to spread the risk of losses. Investing in sector funds generated a way of diversification. It is investment style to reduce inflation risk. तो मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ये क्या है। बी इट्स बी, बिल्कुल ठीक है, कि ज्यादातर अलग अलग एसेट एलोकेशन में पैसे को लगाने को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो आज सभा यहीं पे समाप्त हुई। धन्यवाद। कल फिर इसी समय पर मिलेंगे। थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर का राउंड होगा और एक साथ मिल करके इस पेपर को हम लोग इजीली निकाल लेंगे। धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।